नमस्कार, खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महाकुंभ के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की संख्या में देखी जा रही है भारी वृद्धि। अब तक 59 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान से पहले भीड़ प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा की स्थगित। रेलवे ने की विशेष तैयारियां, जिसमें होल्डिंग एरिया बनाना है शामिल। मशहूर संगीतकार और गायक प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में हुई चोरी के मामले में मलाड पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आशीष बूटीराम सयाल के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी को जम्मू कश्मीर से किया गया है गिरफ्तार। आरोपी के पास से पुलिस ने 37 लाख रुपए कैश और एक लैपटॉप मोबाइल किया बरामद। मुंबई की राजनीति में खड़ा हो गया है एक नया विवाद। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने शहर में हाउसिंग जिहाद होने का किया बड़ा दावा। कहा, मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिम बिल्डर एक सुनियोजित रणनीति के तहत प्रॉपर्टी खरीद कर और वहां केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर करवा रहे हैं उपलब्ध। इसके जरिए हिंदू बाहुल इलाकों को की जा रही है मुस्लिम बाहुल इलाका बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड तालुका के राहुत घाट पर हुआ बड़ा हादसा। जानकारी के मुताबिक 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में एक महिला यात्री की मौत जबकि 21 से ज्यादा लोग हुए घायल। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद की खबर आई सामने। शिंदे द्वारा मंजूर की गई 900 करोड़ की जालना परियोजना पर फडणवीस ने जांच के दिए आदेश। इस पर शिंदे ने दी चेतावनी। कहा, जो उन्हें हल्के में लगा उसकी गाड़ी पलट देंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मशहूर संगीतकार और गायक प्रीतम चक्रवर्ती की, जिनके स्टूडियो में हुई चोरी के मामले में मलाड पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष बूटीराम सयाल उम्र 32 साल बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 37 लाख रुपए कैश और एक लैपटॉप मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार संगीतकार गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पर रुस्तम जी ओजोन बिल्डिंग में स्थित यूनिजियम रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का स्टूडियो चलाते हैं, जिसकी शिकायत पर मैनेजर ने 29 वर्षीय विनीत छेड़ा ने दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को एक फिल्म निर्माता के कार्यालय से एक व्यक्ति स्टूडियो आया और भुगतान के नाम पर 40 लाख रुपए नगद दिए। छेड़ा ने नकदी की गिनती की और उसे एक ट्रॉली में बैग में रख लिया। चोरी हुए बैग में कथित तौर पर 500 रुपए के 8000 से ज्यादा नोट थे। उस समय कार्यालय में सहायक आशीष सयाल 32 जो खान नाम का व्यक्ति मौजूद था। छेड़ा इसके बाद कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लेने के लिए चक्रवर्ती के आवास पर जाने के लिए स्टूडियो से निकल गए। जब वह लगभग 10:30 बजे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि बैग ट्रॉली से गायब थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। दावा किया जा रहा है कि बैग लेकर सवाल ही गायब हुआ था। चक्रवर्ती के घर नकदी पहुंचा रहा था, लेकिन चक्रवर्ती के घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद वह चक्रवर्ती के मैनेजर ने पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं मलाड पुलिस ने मामले की गंभीरता से देखते हुए मलाड पुलिस की डिटेक्शन टीम में आज एक गठित की गई, जिसमें पीएसआई तुषार सुखदेव की टीम ने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज की मदद पर आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पन्हाले ने बताया कि आरोपी सिंगिंग करना चाहता था और म्यूजिक डायरेक्टर बनने की चाह रखता था, जिसे मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद मौका देखकर सयाल ने 40 लाख रुपए बैग से लेकर उड़ा ले गया। हालांकि पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन जो है प्रीतम चक्रवर्ती, जो उनका रहना है मालाड पुलिस स्टेशन के वेस्ट साइड में रुस्तम जी ओजोन उसमें रहते हैं। 14वां नंबर इसके फ्लोर पे उनका फ्लैट है और 15वें नंबर फ्लैट पे उनका स्टूडियो है। अभी जो कुछ है इनके म्यूजिक का जो कुछ है जो कंपोजिशन वही रुस्तम जी ओजोन में भी होता है। हाँ, उनके पास एक आशीष सायाल बोल के जो नौकर था, उनके पास 4 साल से वो नौकर था। वो सायाल के जो स्टूडियो में जो स्टूडियो के काम का पैसा आ गया था, फिर उसमें वहाँ वो पैसा 40 लाख रुपए के बैग में था। वो रात को 4 फरवरी 2025 को वो बैग लेके चला गया, भाग गया उसके अंदर। फिर भागते वक्त उसने स्टूडियो से वहाँ से पैसा लेके भागते वक्त अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया, फेंक दिया। फिर वहाँ से
जो रुस्तम जी वजन से वहाँ से लिंक रोड से जाके उसने एमटीएनएल जंक्शन तक भागते हुए जाके वहाँ से ऑटो पकड़ा, चारकोप चले गया पहले, फिर चारकोप से उतर के इधर इधर उसमें निकल गया, फिर बाद में से कांदिवली गया, कांदिवली से जाके उसके अंदर फिर मालवनी पे पहुंचा। इस तरफ पहुंचते थे 3-4 दिन में वो अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था और रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा था। हमारी जो डिटेक्शन थी मालाड की जो थे सुखदेवे, जो कि तुषार सुखदेवे इनकी टीम और तांत्रिक जो लोग है, ये इसके अंदर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने में इसमें सबसे उनकी इम्पोर्टेंस इसकी है कि इसी जब वो यहाँ से निकला, वहाँ से लेके आजू बाजू में जितने भी शॉप से या दुकान से। खबर है थाने जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ शहर की, जहां इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि देखते ही देखते बगल में खड़ी 12 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई, जिससे सभी 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। अंबरनाथ के पालेगांव इलाके में लैंडस्केप हेरिटेज नाम से एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पर रात के समय कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। शुरुआत में यह आग मामूली सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी में विस्फोट हुआ, आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और पास में खड़ी 10 से 12 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और इस पूरे आग अग्निकांड में 2 पहिया गाड़ियों के साथ एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्षेत्रवासियों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। सोसाइटी के निवासियों ने भी आसपास की इमारतों के लोगों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पास पार्क न करें। यह घटना इस बात को साबित करती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल आप की टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी और इस आग में जो वाहन चपेट में आए हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आग जलने के बाद जब आग की चपेट में वाहन जल गए और उसकी जो फुटेज सामने आई है उससे कयास लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयावह थी। हालांकि अगर कहे तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि आग जिस तरह से भड़क रही थी और विस्फोट हो रहे तो रहवासी इलाका है, रहवासी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स था, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में भी आग पकड़ सकती थी। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि यह आग समय रहते ही बुझा ली गई और वाहनों में ही क्षतिग्रस्त हुए हैं, वाहन ही जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय रहवासियों के अलावा सोसाइटी के लोगों ने भी अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि क्या अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन में पहली बार आग लगने की घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। लगातार अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन जब से आए हैं तब से ये कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। कभी विस्फोट की खबर आई है तो कभी आग लगने की खबर आई है, क्योंकि बैटरी में कभी विस्फोट हो जाता है और कभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको लेकर अब लोगों के जहन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन लेना सुरक्षित है। क्या इस तरह की घटनाएं, क्योंकि पैसे के साथ साथ संपत्ति का भी नुकसान इस वाहनों से हो रहा है, ऐसे में लोगों के जहन में सवाल है। और साथ ही ये आग्रह भी की गई है कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां इस चीजों पर ध्यान दें ताकि लोग सुरक्षित रहे और इस तरह की घटनाएं ना हो। खबर है मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर शहर की, जहां कोलसेवाड़ी पुलिस ने बात करें कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद कोलसेवाड़ी पुलिस ने धारा 137/2, 140/1, 65/2,
66 और 103, 238 के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विशाल गौली और सबूत मिटाने में मदद करने वाली उसकी पत्नी साक्षी गौली को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में हाजिर किया था, जहां कोर्ट ने उसे जेल कस्टडी में भेज दिया था। इस मामले में अपराध की गहन जांच के बाद पुलिस ने कल्याण कोर्ट में 948 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में सरकारी वकील के तौर पर एडवोकेट उज्जवल निकम नियुक्त किए गए हैं। यह घटना नवंबर महीने की है। कल्याणपुर के कोलसेवाड़ी पुलिस थाने की हद में दुकान पर सामान लेने गई एक नाबालिग लड़की को विशाल गौली दरिंदे ने किडनैप कर अपने घर ले गया। घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की, जिसके बाद शाम को साक्षी घर पर नहीं आई तो घर में बिखरा खून देखकर वह घबरा गई। विशाल और साक्षी ने बहस हुई, लेकिन आरोपी विशाल ने साक्षी से कहा कि किसी को मत बताओ, 100 को छिपाने में मेरी मदद करो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद पत्नी साक्षी डर गई और साक्षी सबूत मिटाने और आरोपी विशाल का साथ दिया। साक्षी ने घर में बिखरा हुआ खून साफ किया और 100 को एक बैग में भरकर रिक्शा बुलाया और रिक्शे में बैठकर दोनों कल्याण के पास भिवंडी के बाबगांव इलाके गए, जहां 100 को फेंक दिया। उसके बाद साक्षी घर आ गई और आरोपी विशाल एक बार में बैठकर दारू पीने लगा। इतना ही नहीं, उसके बाद वह बुल्ढाना के सेवगांव अपने ससुराल पहुंच गया। आरोपी विशाल गौली कल्याणपुर के गौली परिवार से उसका संबंध है। विशाल के पिता इलाके में ब्याज के धंधा चलाते हैं। आरोपी विशाल गौली कोई काम धंधा नहीं करता था, इसके लिए उसकी दहशत फैली हुई थी। जो उसकी शिकायत करता वह उसको धमकाया करता था। डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करता था। आरोपी विशाल गौली पर पहले भी कई केस विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज है। प्रॉपर्टी विवाद के 2 केस हैं, मारपीट के 1 केस है, छेड़छाड़ के 3 केस हैं और एक में विशाल गौली पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उसे तड़ी पार कर दिया गया था। डॉक्टरों द्वारा बनाए गए मनोरोगी का फर्जी सर्टिफिकेट का हवाला देकर वह बार बार जेल से छूट जाता था और नया कांड करता था। आरोपी गौली ने 3 शादियां की है। पहले की दोनों पत्नियां गौली की हरकतों से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई। तीसरी पत्नी साक्षी बैंक में जॉब करती थी। साक्षी को भी विशाल की सभी आदतें पता थी, फिर भी उसके साथ रह रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर काफी राजनीति भी देखने को मिली थी। लगातार इस मामले को लेकर खूब कल्याण में जो है काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 948 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर जो वरिष्ठ वकील हैं उज्जवल निकम, उनको नियुक्त किया गया है। अब उस मामले की पैरवी जो है उज्जवल निकम करेंगे। अब बात करेंगे शिवसेना उपनेता संजय निरुपम ने एक बयान दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि शिवसेना के उपनेता संजय निरुपम ने स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट यानी एसआरए में हाउसिंग जिहाद जैसे गंभीर मामले उठाए हैं। उन्होंने कुर्ला, जोगेश्वरी, अंधेरी, मलाड जैसे अन्य इलाकों में हिंदू निवासियों को अल्पसंख्यक बनाकर मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद निरुपम ने जोगेश्वरी पश्चिम स्थित श्री शंकर एसआरए प्रोजेक्ट और ओसिवरा पैराडाइज 1 और 2 की तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही निरुपम के इस बयान से राजनीति में एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने शहर में हाउसिंग जिहाद होने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिम बिल्डर एक सुनियोजित रणनीति के तहत प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वहां केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके जरिए हिंदू बाहुल्य इलाकों को मुस्लिम बाहुल्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे शहर की डेमोग्राफी में बदलाव लाया जा सके। संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के आवास मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब रिहेबिलिटेशन या स्कीम यानी एसआरए के नाम पर किया जा रहा है। निरुपम ने कहा कि कुछ बिल्डर नियमों का उल्लंघन कर केवल मुस्लिम परिवारों को घर आवंटित कर रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय को उन क्षेत्रों से बाहर करने की एक साजिश चल रही है। उन्होंने इस हाउसिंग जिहाद करार दिया है।
कहा कि धीरे धीरे पूरे मुंबई में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिससे हिंदुओं को शहर से मजबूरी में पलायन करना पड़ सकता है। इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ संजय निरुपम ने कहा, आइए उनका बयान आपको सुनाते हैं। तो घासवाला साहब को मिल गया, सारे अधिकारी की कहानी सुना दी। तो एसआरए के नाम पे बेसिकली पूरे मुंबई में यही एक फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है, कई जगह हो रहा है, कई जगह होता रहा है। एसआरए के जो चीफ होते हैं वो एक्शन भी लेते हैं, बिल्डरों को जेल में भी डालते हैं, कई सारे बंद हो गए हैं, लगभग 200 एसआरए आज की तारीख में बंद हैं, केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये केस मैंने क्यों आपके सामने पेश किया है, क्योंकि यहां पर एक पूरा डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र दिख रहा है और इसके ऊपर हमको एक स्टैंड लेना चाहिए। मैंने जो इशारे वालों से पूछा कि ये जो फ्रॉड हो रहा है इसमें कितने लेवल पे फ्रॉड चल रहा होगा, कौन कौन लोग कर रहे होंगे, उनका कहना है कि 600 के आसपास अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 10% इस समय मुस्लिम बिल्डर्स हैं और ये सारे के सारे मुस्लिम बिल्डर इस तरह के काम में लगे हैं। मतलब लगभग एक प्रोजेक्ट में कितने घर होते हैं कहना मुश्किल है, कहीं 50 हो, कहीं 100 होते, कहीं 200, कहीं 500, कुछ भी हो सकते हैं। एक बड़े पैमाने पर मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में पूरा डेमोग्राफी बदलने का एक पूरा प्लान चल रहा है, उसको रोकने की जरूरत है, उसके खिलाफ पूरे मुंबई को सजग होने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने बांग्लादेशी के बारे में बताया, मैं जानबूझ के अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि अभी उसके 2-3 कागज मुझे मिलने बाकी हैं। हाँ, उनके आसपास रहने वालों ने कंफर्म किया कि बांग्लादेशी उसको वो उसका नाम एनेक्सर में आ चुका है, फिर भी मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। तो मैंने अब आपने जो सवाल पूछा कि आप लोग का एक सवाल था ना कि भाई हाउसिंग मिनिस्ट्री हमारे नेता, मुख्य नेता श्री एकनाथ राव शिंदे जी के पास है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनके नाम से मैंने एक लेटर बनाई है और ये पूरा विषय उनके सामने रखते हुए मैं ये डिमांड कर रहा हूं, इस पूरे प्रकरण की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट सेट अप अ सीरियस इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन, और उसके बाद एक पता लगाया जाए कि इसमें एसआरए के ऑफिसरों को पटा के, कलेक्टर ऑफिस में बैठे हुए नीचे के लेवल के ऑफिसरों को पटा के किस तरीके से बिल्डर्स पूरे मुंबई की डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र रच रहे। तो दिस इज व्हाट आई कॉल हाउसिंग जिहाद। ये हाउसिंग जिहाद हो रहा है मुंबई में, जिसके तहत आने वाले दिनों में अगर हम समय रहते हम नहीं संभले तो मुंबई की पूरी डेमोग्राफी को ये मुस्लिम बिल्डर बदल करके खत्म कर देंगे। सर, 2 केसेस जो आपने बताए, हाँ। क्या आपका जो आरोप का जो दायरा है वो कितनी और ऐसे प्रोजेक्ट लगभग रफ आइडिया अगर आपको लगता है मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के हिसाब से है कि जो वॉल्यूम है सिर्फ 2 तो नहीं होगा आपके हिसाब से, तो बड़े ये इसका जो वॉल्यूम होगा 60 बिल्डर होंगे, अभी ऐसे हैं 60 के आसपास बिल्डर्स हैं जो एसआरए में रजिस्टर्ड हैं और जो एसआरए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दे आर मुस्लिम्स एंड दे आर मोस्टली डूइंग देयर डेवलपमेंट वर्क इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। जैसे जोगेश्वरी ओसिवारा में जो बता रहा हूं, उसमें आजू बाजू मुस्लिम एरिया, बीच में एक हिंदू पॉकेट है, तो उसको कैसे कब्जा करके उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए, ये प्लानिंग चल रही है। तो गोवंडी, मानखुर्द में जरूर ये सब हो रहा है, बांद्रा में हो रहा है, कुर्ला में बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे सारे के एक अधिकारी ने बताया कि कुर्ला में तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और आपको हम बहुत जल्दी इसका डिटेल देंगे। तो आने वाले दिनों में, अब मुझे डिटेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं इस पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए। मैंने स्वयं ये पूरी जानकारी सारे के जो नए सीईओ हैं कल्याणकर जी, उनको सब दे रखी है, उनको मैंने बताया है। उन्हें बताया कि ठीक है, मेरे पास अधिकृत तौर पर आपका लेटर उठा आने दीजिए, मैं इस पर इंक्वायरी भी करूंगा। तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए और मुंबई की डेमोग्राफी बचाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चिंता यह है कि मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जो आमची मुंबई है, जिसमें मराठी भाषी के लोग बड़े पैमाने पर रहते थे, धीरे धीरे दे आर फोर्स टू लीव मुंबई बिकॉज ऑफ द इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो आगे जाकर के यही रीडेवलपमेंट के नाम पे हिंदू ही वहां से ना निकल जाए, धीरे धीरे कहीं ये मुस्लिम राजधानी ना बन जाए, इस बात का डर है। इसलिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नासिक से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है,
जिसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती हुई नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 8 से लेकर 10 गाड़ियों का एक के ऊपर एक चढ़ी दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड तालुका के राहुत घाट पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 8 से 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 21 से ज्यादा यात्री के घायल होने की खबर सामने आई है। शुरू में मिली जानकारी के मुताबिक मालेगांव की ओर से जा रहे एक बड़े कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने वाहन का नियंत्रण खो दिया, जिससे हाईवे पर 3 से 4 कारें, एक ट्रक और एक बस आपस में भिड़ गई। इस हादसे में मालेगांव की बात करें तो भरतनगर निवासी 45 साल की उषा मोहन देवरे नाम की महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों को चंदवड उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें भर्ती कराया गया है और जिनको मामूली चोटें आई थी उन्हें प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस भीषण टक्कर के कारण मनमाड़ देवला हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहत कार्यों में देरी हुई। 108 एम्बुलेंस, सोमाटोल एम्बुलेंस और टोल प्लाजा की मेडिकल टीम भी ट्रैफिक में फंस गई, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी कड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। स्थानीय प्रशासन और हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करने की कोशिश की। प्रशासन ने वाहन चालकों से हाईवे पर सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल न भूले।